मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। कोई मेरी कमी रह जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से डीमोनेटाइजेशन के बारे में पूछा है। दरअसल आज 6 साल बाद भी किसी को डीमोनेटाइजेशन से हुआ क्या यह जानना था, तो उसने पिटीशन फाइल किया है। इसमें जस्टिस BR गवई, V रामासुब्रमण्यम, अब्दुल नासिर, AS बोपन्ना, BV अगरत्ना के बेंच ने ये सवाल गवर्नमेंट से किया है। तो आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन था क्या और क्या यह गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया सही स्टेप था या गलत। वह दिन आज भी आपको याद होगा जब आप 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे अपने टीवी के सामने बैठे होंगे, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट को अमान्य घोषित किया था। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि नोटबंदी 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लिया गया था: करप्शन को कम करने के लिए, ब्लैक मनी को वापस लाने के लिए और फेक करेंसी को रोकने के लिए। अब वही जनता 5 साल बाद यह जानना चाहती है कि जो बलिदान उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के समय दिया था, आखिरकार वह ऑब्जेक्टिव, वह वादे पूरे हुए या नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसके बारे में हम वीडियो के में आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। सो डीमोनेटाइजेशन इज एन इकोनॉमिक प्रोसेस इन विच अ कंट्रीज करेंसी यूनिट इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर द लीगल टेंडर। नहीं समझ में आया ना? सिंपली समझ जाइए कि जो नोट आपके पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक उसी तरह जब नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट में 86% 500 और 1000 के नोट जो सर्कुलेशन में थे उसे केवल एक कागज का टुकड़ा घोषित कर दिया था। बेटर उम्मीद किए थे हम। अब ऐसा भी नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन ये पहली बार हुआ हो। इंडिया में अब तक डीमोनेटाइजेशन 4 बार हो चुकी है। पहली बार 1946 में जब RBI ने 1000 और 10,000 नोट को डीमोनेटाइज कर दिया था। दूसरी बार 1954 में जब गवर्नमेंट 1000, 5000 और 10,000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया था। तीसरी बार 1978 में जब गवर्नमेंट ने 1000, 5000 और 10,000 नोट्स को डीमोनेटाइज किया था। चौथी बार 2016 में जब गवर्नमेंट ने 500 और 1000 नोट को डीमोनेटाइज किया था। आपको क्या लगता है, मोदी जी ने बस ऐसे ही आए और रात 8 बजे अनाउंस कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन को लेकर? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास पहले से एक प्लान्ड स्क्रिप्ट थी। अब वो अलग बात है कि बकवास स्क्रिप्ट लिखी किसने थी। सही पैसा हो गया। गवर्नमेंट ने पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों से अकाउंट खुलवाया, जो कि 0 बैलेंस अकाउंट होती है। मतलब आपको अपने अकाउंट में कोई भी मिनिमम अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। आप 0 रुपीज़ भी उसमें रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद इनकम डिस्पोजेबल स्कीम के तहत लोगों को मौका दिया गया कि आप अपना ब्लैक मनी सरकार को डिस्पोज कीजिए, उसका जो भी टैक्स है गवर्नमेंट को पे कीजिए, बाकी अमाउंट आपका होगा। लगभग इसमें 6500 करोड़ के आसपास रिकवरी भी हुआ। तब लाया गया डीमोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक। मास्टर का तो पता नहीं, लेकिन स्ट्रोक बनकर रह गया।
तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 वादों को जिसके लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था। हम वैसे भी सरकार के लिए गए वादों को भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं भूलेंगे। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो सबसे पहले था करप्शन। बेसिकली जो करप्शन होते हैं वो बड़े नोटों में यानी 500 या 1000 के नोटों में होते हैं। सो करप्शन करने के लिए या रोकने के लिए स्टेप लिए गए थे, बट फिर से 500 और 2000 को नोट आ गए। सो जब बड़े अमाउंट के नोट फिर से आ जाएंगे तो करप्शन रुकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो करप्शन होता है वो बड़े नोटों में ही होता है। अब फिर से 500 और 2000 के नोट आ गए हैं तो इसमें करप्शन करना और भी आसान हो गया। सो अगर अब डाटा के अनुसार और न्यूज़ आर्टिकल को देखें तो साफ पता चलता है कि करप्शन पर तो भाई कोई असर नहीं हुआ है। अब बात आते हैं, अगर आप उस समय मोदी जी के स्पीच को फॉलो किए होंगे तो मोदी जी ने सबसे बड़ा रीजन दिया था, वह था ब्लैक मनी को वापस लाना। अब ब्लैक मनी का क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन 99% जो मनी सर्कुलेशन में थी वो वापस आरबीआई के पास आ गई है। यही नहीं, 1% में जैसे भी कुछ रहते हैं तो कुछ पैसे टेम्पल्स में रह गए हैं, कुछ एनआरआई जो आकर यहाँ चेंज नहीं करवा पाए वो हो गया, कुछ पैसे ऐसे थे जो डिस्ट्रॉय मतलब एग्जॉस्ट हो चुके थे। सो जब अब आप ही सोचिए कि ब्लैक मनी कितना आया। मजाक की बात तो यह हुई कि सारा ब्लैक मनी जिन अमीरों के पास था वह अलग अलग तरीके से चेंज करा लिए हैं। जिनके पास ब्लैक मनी था वो अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के खाते में जो जनधन खाते थे उनमें से चेंज करा लिए। और ये सच है, यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जिन जनधन खातों में कभी ट्रांजैक्शन दिखा भी नहीं उनमें भी डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट्स का ट्रांजैक्शंस देखा गया। कुछ ने क्या किया कि ज्वेलरी खरीद ली है, कुछ ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीद लिए, और वो किस तरह से खरीदें, उनका जो रिसिप्ट मतलब जो बिलिंग हुआ वो सिंपली क्या हुआ कि 8 नवंबर से पहले का हुआ। तो इसमें सिंपल सी बात है कि उनका ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट इजीली हो गया। अब इन केस में अगर हम करप्शन के केस में देखें तो उसमें भी कोई हमारा चेंजिंग नहीं मिला। अगर हम सिंपली देखें ब्लैक मनी के केस में तो उसमें भी टोटली ये डीमोनेटाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक जो था वो बिल्कुल ही फेल हो गया। तीसरा रीजन था फेक करेंसी को रोकना। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक रिपोर्ट के अनुसार जो हाई वैल्यू नोट्स होते हैं उनमें फेक करेंसी ज़्यादा यूज होते हैं, और वो बेसिकली यूज किस लिए होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, रैकेटिंग के लिए, ड्रग के लिए, पीपल ट्रैफिकिंग के लिए, एक्सेट्रा के लिए यूज होता है। आपने अक्सर देखा होगा किडनैपिंग या स्मगलिंग जो होते हैं वो बड़े बड़े अमाउंट के ही फेक करेंसी में होते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझते हैं कि फेक करेंसी इतनी आसानी से बन कैसे जाती है। जो हमारा करेंसी है ना उसका पेपर एक लंदन बेस्ड कंपनी प्रोवाइड करती है, वही लंदन बेस्ड कंपनी पाकिस्तान को भी नोट प्रिंट करने के लिए पेपर प्रोवाइड करती है। सो इसलिए फेक करेंसी इतनी आसानी से बना लिए जाते हैं। फिर यही पैसे टेरर फंडिंग एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, दंगे कराने के लिए इत्यादि के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि डीमोनेटाइजेशन करने से फेक करेंसी पूरी तरह से बंद हो गई है? कुछ दिन बाद ही न्यूज आता है कि फेक करेंसी का अमाउंट डबल हो गया है, और इसमें 50% करेंसी 2000 के नोट थे। तो गवर्नमेंट तो इसमें भी फेल हो गई है। यानी टोटली हम कहें तो डीमोनेटाइजेशन किसी भी एंगल से मास्टर स्ट्रोक नहीं था। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी जो डिजिटल करेंसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रखा गया था, वो फुलफिल हुआ है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों की सेविंग बढ़ गई, और जब लोग ज़्यादा अमाउंट में सेविंग करने लगे और डीमोनेटाइजेशन का वो खतरा देखने लगे तो वो सिंपली डिजिटल की तरफ इजीली शिफ्ट हो पाए। जो आज हम कैशलेस इकोनॉमी देख रहे हैं, कैशलेस इंडिया देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन से हुआ है, और इसमें सरकार की तारीफ करनी तो बनती है।
अब आप सिंपली बोल सकते हैं कि मैं तो सिर्फ क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं कि तीनों ऑब्जेक्टिव थे, तीनों में फेल हो चुका है, गवर्नमेंट का डीमोनेटाइजेशन पूरी तरह फिर से फेल है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ज़्यादा नॉलेज है तो सॉल्यूशन भी तो दो। तो भाई मैं सॉल्यूशन भी आपको बताता हूं। उससे पहले तो ये समझ लें कि इससे गरीबों पर कितना बुरा असर पड़ा। आपने ये अभी तक तो देखा कि जो अमीर थे वो सिंपली अपने जो ब्लैक मनी थे, जो अलग अलग तरीके से वो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर गए, वो खरीद लिए, वो भी पिछले रिसिप्ट पर खरीदें तो आसानी से उसने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया। हम अभी आरबीआई का डाटा भी बताता है कि 99% जो पैसे थे वो वापस आ गए हैं। इसका मतलब तो यही होता है कि भाई जो अमीर थे, जिनके पास ब्लैक मनी था, उनका कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो गरीब थे, जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, जो हम जैसे आम आदमी होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई। उन्हें लाइन में लगने पड़ी, उन्हें करेंसी को चेंज करने के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसेंशियल सर्विसेज के लिए उन्हें जाना पड़ा। तो अब आप इस केस में पूछ सकते हो कि भाई तो गवर्नमेंट उस समय क्या कर सकती थी? क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा तरीका था जिसे कर ये डीमोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस था उसे और भी तरीका से किया जा सकता था? तो एक रिपोर्ट के अनुसार जो रघुराम राजन है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा भी था कि इंडिया उस समय डीमोनेटाइजेशन के लिए रेडी भी नहीं था और आरबीआई खुद रेडी नहीं थी, क्योंकि इतने जल्दी जो पैसे होते हैं, जो करेंसी होते हैं, उनको रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसा कि रघुराम राजन जी ने कहा था, जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं, तो उन्होंने कहा था कि डीमोनेटाइजेशन लाने से पहले इनको स्टेज बाय स्टेज लाना चाहिए था। सेम उसी प्रकार एक तो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जिस समय डीमोनेटाइजेशन लाया गया उस समय जो 500 और 2000 के करेंसी हैं, उनको क्या किया जाता कि सिंपली उनको ये कहा जाता कि भाई ये आज से डीमोनेटाइज, मतलब ये आज से अमान्य घोषित होते हैं, लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारा जो ग्रोसरी का आइटम्स हैं, मेडिसिन्स हैं, जो पेट्रोल है, या फिर जो अनाज खरीदते हैं, या फिर सीड्स जो खरीदते हैं, जो फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं, उन सब के लिए ये मान्य घोषित रहेगा। उस पैसे से ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपको इतना जल्दी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, दूसरा जो ब्लैक मनी था वो वापस करने की जगह वो ब्लैक मनी को भी उन लोग को जो करप्टेड पर्सन थे उनको भी यूज करना पड़ता इन सब चीज़ों में। तो एक सॉल्यूशन तो ये निकल कर आ सकता है। दूसरा सॉल्यूशन आप ये सोचिए कि हमारे कंट्री में क्या है, एवरेज इनकम अगर दिखाया जाए तो 250 रुपीज़ निकलता है, यानी 250 रुपीज़। तो अब बात यहाँ पर यह आता है कि जब गवर्नमेंट फेक करेंसी को रोकना चाहती है, ये ब्लैक मनी को रोकना चाहती है, करप्शन को रोकना चाहती है, तो आप सोच कर देखिए कि इतने ज़्यादा जो 500 के नोट होते हैं, जो इतना ज़्यादा जो 2000 के नोट्स आ गए हैं, तो इतना ज़्यादा मार्जिन के नोट को क्यों ज़रूरत पड़ी, जबकि हमारा एवरेज कंजम्पशन है 250 रुपीज़। तो ये क्या हो रहा है, अभी रिसेंटली आप न्यूज में भी देखे होंगे कि लगातार 2000 का जो नोट है वो सर्कुलेशन से बाहर होता जा रहा है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि 2000 का नोट जो है वो फिर से ब्लैक मनी के रूप में जाने लगा है। तो गवर्नमेंट को यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए था कि जब हमारा कंजम्पशन ही 250 रुपीज का है तो हम क्यों इतने बड़े बड़े मार्जिन के नोट को प्रोड्यूस करें, इतने बड़े मार्जिन के नोट को प्रिंट करें। यही सब रीजन है जिस पे फोकस नहीं किया गया है। तो हम डीमोनेटाइजेशन को एक तरह से समझ सकते हैं कि जो पुराने नोट्स जो सर्कुलेशन में थे, जो पुराने करप्शन थे, वो पैसे को तो वापस ले लिया गया है, लेकिन आगे क्या करप्शन रुकेगा, आगे क्या फेक मनी रुकेगा, इस पे कोई भी डिसीजन, ये सॉल्यूशन नहीं है। सिंपली समझिए जो पुराने फेक मनी थे वो तो अमान्य घोषित हो गए हैं, लेकिन लगातार फिर से 2000 नोट के जो भी फेक मनी हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ये डिसीजन आपका है कि क्या ये डीमोनेटाइजेशन सही था या गलत। अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से यह जवाब मांगा है कि डीमोनेटाइजेशन जो किया गया उससे क्या हमारे इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा है। अब बाकी आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि क्या आपको क्या फ़ायदा लगता है जो डीमोनेटाइजेशन से आप अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।